हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हरित क्रांति की अवधारणा को समझाएं या फिर हरित क्रांति क्या है। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन है ना। तो इस पर लॉन्ग क्वेश्चन ही अधिकतर दिया जाता है। 2019 में इस पर लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया था। तो आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे कि हरित क्रांति क्या है और ये कब आए और इसके उद्देश्य क्या थे, इसको क्यों लाया गया और इसके क्या परिणाम हुए, ये कितने हद तक सफल रहा और फिर इसका जो कंक्लूज़न है वो क्या निकला कि वो अच्छा रहा या नहीं रहा, देश के हित में रहा या नहीं रहा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सन 1967 से 68 में प्रारंभ करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है, लेकिन भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। हरित क्रांति का अर्थ कृषि उत्पादन तकनीक को सुधारने एवं कृषि उत्पादन में वृद्धि करने से है। चूँकि कृषि क्षेत्र में यह तकनीकी एकाएक आई, तेजी से इसका विकास हुआ और थोड़े ही समय में इससे इतने आश्चर्यजनक परिणाम निकले कि कृषि विशेषज्ञों ने इसे हरित क्रांति की संज्ञा दे दी। ठीक है, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? 1967 से 68 में हुआ था और इसको प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, जिसको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, लेकिन भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। यानी कि जो हरित क्रांति का शुरुआत मतलब कि एम.एस. स्वामीनाथन जो थे उन्होंने मतलब जब इस क्रांति को लाया तो उन्होंने इतना ज़ोर दिया कि लोग नॉर्मन बोरलॉग को नहीं जान करके अधिकतर एम.एस. स्वामीनाथन को ही जानते हैं इसके जनक के रूप में। ठीक है, क्योंकि उन्होंने इसे बहुत ज़ोर शोर से लागू किया था। ठीक है, और हरित क्रांति के अंतर्गत क्या हुआ था कि बहुत सारे नई नई तकनीकों का अपनाया गया, उन्नत किस्म के बीजों को अपनाया गया और खाद उर्वरक ये सब के हाई टेक्नोलॉजी को इसमें इस्तेमाल किया गया, जिससे कि क्या हुआ कि कम ही समय में पैदावार जो है वो बढ़ गया, तो लोगों का मुनाफा भी बढ़ गया। ठीक है, तो इसीलिए जो कृषि विशेषज्ञ थे ये कम समय में ही क्या होता था कि अधिकतर ज़्यादा पैदावार देता था, फसलें ज़्यादा देता था, मुनाफा फिर ज़्यादा होता था। तो ये एक प्रकार का क्या हुआ, क्रांति के रूप में देखा गया। इसीलिए जो कृषि विशेषज्ञ थे इसको हरित क्रांति का क्या दिए, संज्ञा दे दिए कि मतलब उपाधि दे दिए, इसको हरित क्रांति इसीलिए ही बोला जाता है। ठीक है, भारत में 4वीं-5वीं पंचवर्षीय योजना में इसे लागू किया गया, जिसमें उन्नत किस्म के बीज जैसे कल्याण सोना, गेहूं का, ठीक है, खाद आदि का उपयोग किया गया। तकनीकों की किस्म में सुधार किया गया, सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार, आधुनिक तकनीक जैसे पंप सेट, ट्रैक्टर आदि का उपयोग किया जाने लगा। इन्हीं उपलब्धियों को नवीन कृषि नीति की मुख्य दशाएं अथवा कृषि विकास के उपाय या हरित क्रांति के तत्व भी कहते हैं। ठीक है, तो भारत में 4वीं-5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसके अंतर्गत इसको लागू किया गया, जिसमें उन्नत किस्म के बीज जैसे कि कल्याण सोना, ठीक है, गेहूं का एक क्या बोले बीज या फिर का नाम है, बीज का नाम है जिसको कल्याण सोना कहा जाता है। ठीक है, और फिर खाद आदि का जिसमें उपयोग किया गया और तकनीकी की जो किस्म थी उसमें सुधार किया गया, यानी हाईटेक टेक्नोलॉजी को अपनाया गया। ठीक है, सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार किया गया, यानी कि सिंचाई वहाँ जहाँ पे पानी का उपलब्ध नहीं थी वहाँ पे सिंचाई सुविधाओं को उपलब्ध कराया गया ताकि कि खेती सही ढंग से सुचारू ढंग से चल सके। फिर पंप से ट्रैक्टर आदि का उपयोग किया जाने लगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि हरित क्रांति के जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला है रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में तेज़ी से वृद्धि, है ना। नवीन कृषि नीति के परिणाम स्वरूप रासायनिक उर्वरकों के उपयोग की मात्रा में तेज़ी से वृद्धि हुई है। 1960 से 61 में रासायनिक खाद का उपयोग प्रति हेक्टेयर 1.9 kg होता था, जो बढ़कर लगभग 144 kg हो गया। ठीक है, तो रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने से क्या हुआ कि जो पैदावार होती थी वो लगभग डबल होने लगी या फिर फसलें अच्छी होने लगी। जो उर्वरक जो 1960 से 61 में रासायनिक खाद का उपयोग किया गया था वो प्रति हेक्टेयर कितना था, 1.9 kg होता था, जो बढ़कर 144 kg हो गया, क्योंकि उससे क्या हुआ, फसलें अच्छी होने लगी तो लोग उसको ज़्यादा यूज़ करने लगे। ठीक है, दूसरा उन्नत किस्म के बीजों के प्रयोग में वृद्धि। ठीक है, अधिक देने वाले किस्मों के बीजों का उपयोग बढ़ा और नई नई किस्मों की
खोज की गई, जैसे गेहूँ में लरमा सेजो 64A, कल्याण सोना, तथा चावल में छोटा बासमती, नई, जय, पद्मा, रत्ना, जिया, विजया, कृष्णा आदि। ठीक है, तो नई नई बीजों का इस्तेमाल किया गया और उन बीजों को क्या बोले अलग अलग नाम दिया गया। ठीक है, हर एक बीज का अपना महत्व होता है, वो उसकी जो फसलें होती है वो अलग ही होती है। ठीक है, तो सब किस्म के मतलब सस्ते से लेके महंगे दाम तक का भी इसमें रखा गया बीजों को, ताकि जो है किसान अपनी सुविधा के अनुसार उनको खरीद के उसका लाभ उठा सके। तो इसमें जो भी नई नई बीजों का इस्तेमाल किया गया उसमें है जैसे गेहूं में सेंड्रा 64, लरमा सेजू 64A, कल्याण सोना, ये सारा बहुत प्रसिद्ध था। तथा चावल में छोटा बासमती, नई, जय, पद्मा, रत्ना, जिया, विजया, कृष्णा आदि जो थे ये बहुत ही अत्यधिक लोकप्रिय थे। लोग इसे किसान जो है इसका अत्यधिक उपयोग करते थे। ठीक है, तीसरा है लघु सिंचाई योजना। नवीन कृषि नीति का 3 महत्वपूर्ण अंग है। अच्छे बीज, खाद व सिंचाई। आपातकालीन कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अधीन लघु सिंचाई की विशेष योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। ठीक है, तो लघु सिंचाई योजनाएं चलाई गई क्यों ताकि खेती के लिए क्या है सिंचाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, तो उसके लिए क्या है कि लघु सिंचाई योजना चलाई गई। और जो कृषि है उसके 3 महत्व अंग है, क्या है, अच्छे बीज, खाद और सिंचाई। ठीक है, चौथा है पौध संरक्षण। नवीन कृषि नीतियाँ या हरित क्रांति के अंतर्गत पौध संरक्षण का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके लिए भूमि तथा फसलों पर दवा छिड़कने का कार्य किया जाता है, टिड्डी दल को नष्ट किया जाता है। ठीक है, तो पौधा संरक्षण यानी कि फसलों को बचाना। ठीक है, किससे बचाना है, जिससे फसलों को खतरा, तो फसलों को खतरा किससे है, कीट है ना, जो कीट होते हैं, टिड्डी जो कीट होते हैं वो क्या होते हैं कि वो फसलों को खाते हैं, है ना, तो फसल को खाते हैं तो उससे क्या होता है कि उपज अच्छा नहीं होता है, और वो पूरा फसल तो खाते नहीं है, तो आधा खाते आधा गिरा देते हैं ना, तो वो ज़मीन पे गिर जाता है, तो वो अब वो कोई काम का नहीं है। तो क्या होता है फसल जो नष्ट होते हैं उन पर क्या होता है कि दवाओं का छिड़काव करने का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको पौध संरक्षण बोला गया है। ठीक है, पांचवा क्या है, बहुफसली कार्यक्रम। बहुफसली कार्यक्रम का उद्देश्य एक ही भूमि पर वर्ष में एक से अधिक फसल उगाकर उत्पादन को बढ़ाना है। यह कार्यक्रम 1967 से 68 में लागू किया गया। ठीक है, बहुफसली कार्यक्रम मतलब क्या होता है कि अभी भी बहुत सारे जगहों पर ऐसा होता है कि एक बार मतलब चावल उगा दिया गया, उसके बाद 6 महीने तक कुछ भी उसमें फसल नहीं उगाएंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर फिर चावल के मौसम में उसको फिर से धान रोपा जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ना करके क्या होता है कि इसको मौसम के अनुसार, है ना, मौसम के अनुसार फसल उगा सकते हैं, जैसे उसको बहुफसली बोल सकते हैं, या फिर एक साथ बहुत सारे फसलें भी उगा सकते हैं। जैसे कि अगर हम सब्ज़ी की खेती करें तो एक तरफ क्या करें कि एक तरफ आलू लगा दिए, फिर एक तरफ कोई हरा सब्ज़ी लगा दिया, जैसे भिंडी हो गया, या फिर मूली हो गया, या टमाटर हो गया। तो ये सारा चीज़ क्या है अलग अलग हम लोग लगा सकते हैं, तो क्या हो सकता है वो बहुफसली हो जाएगा। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि वर्ष में पहले धान रोपा गया, फिर धान की कटाई हो गई, तो उसके बाद गेहूँ लगा दिए, या फिर कुछ सब्ज़ी लगा दिए, या कुछ और ही लगा दिए, उसकी खेती कर दिए। तो इससे क्या होगा कि एक ही खेत में क्या होगा अलग अलग तरह की फसलें उगेंगी, और अलग अलग फसलें उगाने से क्या होता है कि मिट्टी की जो उर्वर क्षमता होती है वो उसमें वृद्धि होती है। ठीक है, तो इसलिए बहुफसली कार्यक्रम को भी इसके अंतर्गत अपनाया गया। ठीक है, छठा क्या है, आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग। वर्तमान कृषि क्रांति में आधुनिक कृषि उपकरणों जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर आदि ने काफ़ी योगदान किया है। सरकार की नीति उन उपकरणों के प्रयोग में वृद्धि करने की है। ठीक है, तो आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग किया गया। वर्तमान में जो मतलब शुरू में पहले क्या होता था कि परंपरागत तकनीकों से खेती की जाती थी, जैसे हल बैल का इस्तेमाल किया जाता था, है ना, तो वो सारी चीज़ों को हटा करके क्या होगा ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर आदि ये सब को यूजेस किया जाने लगा, ताकि कम टाइम में अधिक से अधिक पैदावार की जा सके, है ना, और समय का सदुपयोग किया जा सके, यूटिलाइज़ किया जा सके। क्यों, क्योंकि जहाँ हल और बैल से ज़मीन को जोतने में 1 घंटा लग रहा था, वहीं अब ट्रैक्टर की मदद से उसको ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट लगेगा, है ना, उससे भी अगर मैक्सिमम ले लें हम लोग मैक्सिमम, तो 30 मिनट लगेगा। तो आधा घंटा जो उसका टाइम एक्स्ट्रा बचा वो उसको कहीं और यूटिलाइज़ कर सकता है ना। तो इससे क्या हुआ कि
आधुनिक उपकरणों का उपयोग करने से क्या हुआ कि समय की बचत हुई है ना, और उस समय को वो कहीं और भी यूज़ कर सकता है। ठीक है। 7वां क्या है, कृषि उद्योग नियम। सरकारी नीति के अनुसार 17 राज्यों में कृषि उद्योग निगमों की स्थापना की गई है। इन निगमों का कार्य कृषि उपकरण व मशीनरी की पूर्ति तथा उपज में प्रसंस्करण एवं भंडारण को प्रोत्साहन देना है। 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम भारत में बनाया गया। ठीक है। तो कृषि उद्योग निगम का जो है इसमें स्थापना किया गया है। ठीक है। 17 राज्यों में। ठीक है। तो सरकारी नीति के अनुसार क्या है, 17 राज्यों में कृषि उद्योग निगमों की स्थापना की गई है। और इस निगमों का काम क्या होता था कि जो भी उपकरण या मशीनरी की पूर्ति है ना, जो भी मतलब किसान को चाहिए उसके खेती के अनुसार जो भी मशीन या उपकरण चाहिए वो उसको उपलब्ध कराना था, और उपज में प्रसंस्करण एवं भंडारण को प्रोत्साहन देना था। यानी कि मान लो कि किसान अनाज उगा तो लिया, लेकिन उसके पास घर में रखने के लिए पर्याप्त मतलब ये नहीं है, स्पेस नहीं है। ठीक है। तो वो उसको भंडारण के लिए, रखने के लिए कहीं पे वो उसको स्टोरेज जिसको बोलते हैं ना, जहाँ पे किसान लोग हैं वो लोग कुछ पैसा दे करके, मतलब वो किलो के हिसाब से शायद लेता है कि 50 किलो में 10 रुपया या 5 रुपया, या फिर हर एक जगह का अपना जैसा सरकार को होता है उस हिसाब से उसको कुछ पैसा पे करना पड़ता है, और वो वहाँ पे अपना सामान रख सकता है ना। उसके बाद 9 क्या है, उचित मूल्य की गारंटी। कृषि विकास नीति के अंतर्गत सरकार द्वारा कृषकों को उनकी फसल का उचित मूल्य देने की गारंटी दी जाती है। ठीक है। इसमें बहुत सारे किसान क्या होता है कि ठगे ना जाए, क्योंकि उनको क्या होता है कि बाज़ार में होता है, मतलब उनको फसल जो वो लोग लगाते हैं उसमें लागत अधिक आती है, लेकिन जब वो फसल बेचने के लिए जाते हैं तो जो बीच में मुनाफाखोर लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, कम कीमत पर फसलें खरीद लेते हैं और अधिक दाम पर बाज़ार में बेच देते हैं। तो बाज़ार का जो मूल्य है वो किसानों को मिल नहीं पाता है, जिससे कि उनको लॉस होता है। तो इससे उनको बचाने के लिए सरकार जो क्या है, उचित मूल्य की गारंटी देता है कि आपको जितना लागत लगा है उससे अधिक हम पैसा देंगे, आपको आपकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा। इसकी सरकार क्या है, गारंटी लेती है। ठीक है। 10वां क्या है, भू संरक्षण। हरित क्रांति के अंतर्गत भू संरक्षण का कार्यक्रम अपनाया गया, जिसके अंतर्गत 2 अंग है। एक तो कृषि योग्य भूमि को क्षरण से रोकना व दूसरे उबड़ खाबड़ भूमि को समतल बनाकर खेती योग्य बनाना। यह कार्यक्रम राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश में तेजी से लागू किया गया है। ठीक है। तो हरित क्रांति के अंतर्गत क्या है, भू संरक्षण के कार्यक्रम को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत 2 अंग है। ठीक है। जिसको 2 भाग में बांटा गया। पहला है कृषि योग्य भूमि को क्षरण से रोकना, यानी कि मान लो कि जो भूमि है वो कृषि योग्य है और उसका जो उपजाऊ क्षमता है ना, वो कम होते जा रहा है। तो उसकी उपजाऊ क्षमता को कैसे बनाए रख सकते हैं और कैसे उसमें वृद्धि कर सकते हैं, किन चीज़ों का उसमें इस्तेमाल किया जाना चाहिए और वो प्रकृति के अनुरूप हो, इस पर ध्यान दिया गया। ठीक है। दूसरा क्या, ऊबड़ खाबड़ भूमि को समतल बनाकर खेती योग्य बनाना, यानी कि जो बंजर भूमि है, किसी काम का नहीं है वो, उसको समतल करके उसको कैसे उपजाऊ बना करके उसमें कैसे खेती किया जाएगा, ये दोनों पे ये लोग ध्यान दिया। ठीक है। यह कार्यक्रम क्या है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश में तेज़ी से ये इन सब राज्यों में क्या है, लागू किया गया। ठीक है। 11 क्या है, कृषि क्षेत्र एवं अनुसंधान। सरकार की नीति के अनुसार कृषि शिक्षा विस्तार करने के लिए पहला विश्वविद्यालय 1960 में पंतनगर में बनाया गया था, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ते बढ़ते 49 हो गई है। ठीक है। तो कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान है ना, सरकार की नीति के अनुसार कृषि शिक्षा यानी कि कृषि क्षेत्र को लेकर के अभी भी बहुत लोग जागरूक नहीं है। मतलब खेती कैसे करना है, मतलब खेती करने तो आता है, लेकिन एक तरीका होता है, एक सिस्टम के अनुसार कैसे होता है और क्या किस तरीक़ा से खेती करने से उसमें वृद्धि होगी, और अगर फसलों को कीट खा रहे हैं या फिर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता खो रही है तो उसको कैसे रोका जा सकता है, उसमें वृद्धि कैसे की जा सकती है। इन सब चीज़ों के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए है ना, विश्वविद्यालय जो है, मतलब कि पहला कॉलेज जो क्या है 1960 में पंतनगर में खोला गया था, और अब इसकी संख्या बढ़ते बढ़ते क्या हो गई है 49, यानी कि इनकी जो ब्रांचेस है वो अब खुलते खुलते क्या हो गई है 49 हो गई है। ठीक है। हरित क्रांति से देश के कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, उत्पादन बढ़ा तथा खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ है। हरित क्रांति से होने वाले लाभ निम्नलिखित है। ठीक है। तो हरित क्रांति क्या है, देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण
क्षेत्र में इसको लागू किया गया और उससे बहुत सारी प्रगति हुई है और बहुत सारे लाभ भी हुए हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इससे हम लोग को क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं, है ना। पहला क्या है, अधिक उत्पादन। हरित क्रांति या नवीन कृषि नीति से सबसे बड़ा लाभ यह हुआ है कि कृषि उत्पादन बढ़ा है। विशेष रूप से गेहूँ, बाजरा, चावल, मक्का व ज्वार में आशातीत वृद्धि हुई है। ठीक है, तो हरित क्रांति से क्या हुआ है कि उत्पादन अधिक हुआ है। इसमें जो भी मतलब टेक्नोलॉजी का यूजेस बढ़ाया गया है ना, कि और समय की बचत भी हो रही है। तो और बहुत सारे रसायनों का इस्तेमाल किया गया जो कि प्रकृति के अनुकूल है ना, वो लोग का इस्तेमाल करके उत्पादन को बढ़ाया गया, जिससे कि क्या है, गेहूँ, बाजरा, चावल आदि जो भी फसलें हैं उसमें क्या है, वृद्धि हुई है। ठीक है। दूसरा है परंपरागत स्वरूप में परिवर्तन। नवीन कृषि नीति से खेती के परंपरागत स्वरूप में परिवर्तन हुआ और खेती व्यावसायिक दृष्टि से की जाने लगी है ना। तो पहले खेती क्या होता था कि सिर्फ अपना पेट भरने के लिए और छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा करने इतने तक ही खेती किया जाता था। लेकिन अब क्या है, इसको व्यावसायिक के रूप में भी लोग खेती के रूप में देखने लगे हैं और इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, है ना। जैसे कि केला हो गया या फिर पत्ता गोभी या और भी जो ऐसे जल्दी ख़राब नहीं होने वाले सब्ज़ी या फिर फल हुए, उनका क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है ना। जैसे कि चावल, गेहूँ, ये सब का भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि ये सब को अब व्यावसायिक रूप से भी देखा जा रहा है। ठीक है। दूसरा क्या है, कृषि बचतों में वृद्धि। उन्नत बीज, रासायनिक खादें, उत्तम सिंचाई साधन व मशीनों के प्रयोग से कृषि उत्पादन बढ़ा है, जिससे कृषक के पास बचतों की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इससे औद्योगिक क्षेत्र में भी प्रगति हुई है। ठीक है। तो पहले क्या होता था कि लोग परंपरागत ढंग से खेती करते थे और उनके पास उतने उन्नत प्रकार के बीज नहीं होते थे, रासायनिक खादें नहीं होती थी। तो वो लोग जो भी खेती करते थे तो उतना उनको मुनाफा नहीं होता था, है ना। कि वो लोग के पास अपना साल भर का खाने के बाद थोड़ा मोड़ा ही जो बचता था, जो कि वो लोग बाज़ार में बेचता था, तो उससे उन लोग का कुछ पैसा नहीं बचता था, बल्कि उन लोग को और अपनी अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या होता था कि ऋण लेना पड़ता था, लोन लेना पड़ता था, है ना। लेकिन अब क्या हुआ है कि जब से उन्नत बीज, रासायनिक खादें, ये सारी चीज़ें आ गई है, ये सारी टेक्नोलॉजी वो लोग अपनाने लगे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि कम टाइम में ही उन लोग की पैदावार जो है उसमें वृद्धि हुई है और जो साल भर का खाने का वो लोग का है, वो खा करके भी उन लोग के पास इतना बच जा रहा है, साल भर का खाने के बाद भी उन लोग के पास इतना पैसा मतलब इतना फसल बच जा रहा है कि उसको वो लोग बेच करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करके भी उनके पास बचत के रूप में कुछ ना कुछ पैसे बच जा रहे हैं। ठीक है। चौथा है विश्वास। हरित क्रांति का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ है कि कृषक, सरकार व जनता सभी में यह विश्वास जागृत हो गया है कि भारत कृषि पदार्थों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर ही नहीं हो सकता है, बल्कि निर्यात भी कर सकता है ना। तो जब से हरित क्रांति आया है तो क्या हुआ, फसलों को व्यापार के रूप में देखा जा रहा है। तो लोगों को यह विश्वास हो गया है कि वो लोग कृषि क्षेत्र में, है ना, आत्मनिर्भर तो वो ही क्या है, बल्कि वो लोग निर्यात भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इतना वो लोग कृषि करके पैदावार को इसमें बढ़ा रहा है। ठीक है। पांचवा क्या, खाद्यान्नों के आयात में कमी। हरित क्रांति होने से खाद्यान्नों का आयात पूर्णतः बंद कर दिया गया है, लेकिन बाद के कई वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन कम होने के कारण कुछ खाद्यान्नों का आयात किया गया है। ठीक है। तो खाद्यान्नों के आयात में कमी है ना, जितना पहले हम लोग दूसरे देशों से इंपोर्ट करते थे उसमें कमी आई है ना। अब हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, लेकिन जो इंपोर्ट है वो बंद हो गया था। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे मतलब सारे खाद्यान्न तो नहीं ना है कि हर एक चीज़ में हम लोग उगा सकते हैं, ऐसा तो नहीं ना हो सकता है। तो कुछ कुछ ऐसे खाद्यान्न हैं जो हम लोग को बाहर से मंगाने पड़ते हैं, है ना, उसका इंपोर्ट किया जाता है। ठीक है। छठा है रोजगार अवसरों में वृद्धि। हरित क्रांति से देश में रोजगार अवसरों में वृद्धि हुई है। खाद, पानी, यंत्रों आदि के संबंध में लोगों को रोजगार मिला है। ठीक है। तो रोजगार अवसर में वृद्धि कैसे हुआ है, क्योंकि अब जो कृषि है उसको व्यावसायिकरण होने लगा है ना, उसको व्यवसाय के रूप में देखा जाने लगा है। तो उसमें और भी अधिक लोगों को इंक्लूड किया गया और भी लोग उसमें जुड़ते चले गए, व्यवसाय के रूप में देख रहे हैं उसको। तो जब वो जुड़ते चले गए तो लोगों को रोज़गार मिल रहा है उसमें, है ना। तो इसीलिए उसमें क्या हो रहा है, रोज़गार अवसरों में वृद्धि हो रही है। ठीक है।
जब कृषि सिर्फ ये कृषि क्या है, उद्योगों को क्या है, कच्चा माल भी उपलब्ध कराता है ना। तो जब कृषि क्षेत्र में वृद्धि हो रही है तो औद्योगिक क्षेत्र में भी तो रोज़गार बढ़ रहा है ना, क्योंकि इधर से अगर ज़्यादा माल भेजा जा रहा है तो उसको बनाने के लिए ज़्यादा वर्कर्स भी तो चाहिए, है ना। तो वहाँ पे भी रोज़गार बढ़ रहे हैं, ठीक है। हरित क्रांति में फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई, परंतु हरित क्रांति का लाभ सभी को नहीं मिला। ये कुछ विशेष राज्यों तक ही सीमित रहा तथा कुछ फसलों तक ही सीमित रहा। पंजाब हरियाणा में अधिक तथा पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में बहुत कम इसका लाभ हुआ। इस आधार पर कहा जा सकता है कि हरित क्रांति की कुछ कमियां भी है जो कि निम्नलिखित है, ठीक है। तो हरित क्रांति का जो है जब इसको लागू किया गया तो ये कुछ फसलों तक में तो बहुत अच्छे तरीक़े से इसका इफ़ेक्ट हुआ, लेकिन कुछ फसलों में इसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत कम देखा गया, ठीक है। और ये कुछ ही क्षेत्र जैसे पंजाब हरियाणा आदि तक में ही, पश्चिम बंगाल आदि तक में ही क्या है, पंजाब हरियाणा तक में ही ये क्या है अधिक मतलब लाभपूर्ण रहा, लेकिन पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा आदि में क्या हुआ, इसका लाभ बहुत ही कम देखा गया है, ठीक है। इस आधार पर इसकी कुछ कमियों को भी बताया गया है जो कि निम्नलिखित है, ठीक है। प्रभाव कुछ फसलों तक ही सीमित। हरित क्रांति कुछ फसलों जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा तक ही सीमित है। अन्य फसलों तथा इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ तक कि चावल भी इससे बहुत ही कम प्रभावित हुआ है। अन्य व्यापारिक फसलें भी इससे अप्रभावित ही हैं, ठीक है। तो प्रभाव कुछ फसलों तक ही सीमित रहा है, जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा, ये सब में तो वृद्धि हुआ, लेकिन अन्य फसलें जो है उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, वो जैसे कि वैसे ही रही है, ठीक है। और इसका जो अन्य व्यापारिक फसलें भी क्या हुआ, इससे अप्रभावित हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, असंतुलित विकास। हरित क्रांति का क्षेत्र कुछ ही राज्यों तक सीमित है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र व तमिलनाडु। इसमें भी इन राज्यों के कुछ ही भागों पर हरित क्रांति का प्रभाव है ना। हर एक राज्य में इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, कुछ ही राज्यों में इसका विशेष प्रभाव पड़ा, और उन राज्यों में भी कुछ क्षेत्र में इसका विशेष प्रभाव पड़ा, है ना। जहाँ की मिट्टी जैसी थी वहाँ इसका प्रभाव अधिक देखा गया, मतलब अगर अच्छी थी वो उन्नत किस्म के बीज, टेक्नोलॉजी का वो सब का जो यूज़ किया गया, तो मिट्टी उसको अपने अंदर सोख ली, अपने अंदर उसको क्या बोलते हैं, ले ली, तो वहाँ पे अच्छा हुआ, ठीक है। और जो नहीं झेल पाया मिट्टी वहाँ का उन्नत किस्म का बीज को, है होता है ना कि हर एक मिट्टी का अपना अपना गुण होता है, और जलवायु भी उस अनुकूल होना चाहिए। ये सब चीज़ें भी मैटर करती है कृषि में, है ना। तो जलवायु अगर अनुकूल हुई तो वहाँ की पैदावार बहुत अच्छी हो गई, और जलवायु अगर अनुकूल नहीं हुई तो वहाँ की पैदावार क्या है, अच्छी नहीं हुई, ठीक है। तीसरा क्या है, पूंजीवादी कृषि को प्रोत्साहन। हरित क्रांति से लाभ केवल उन किसानों को ही हुआ है जिन्होंने पंपिंग सेट, नल कूप, ट्रैक्टर, कृषि यंत्रों को लगा लिया। भारत में बड़े किसान ही केवल ऐसा कर पाए, क्योंकि छोटे किसानों के पास इतना पैसा नहीं था कि वे नई तकनीकों को अपना सके, ठीक है। तो पूंजीवादी कृषि को प्रोत्साहन मिला इसमें, मतलब कि जो लोग व्यवसाय के रूप में इसको अपनाए और बड़े बड़े जैसे जो यंत्र थे, यानी कि जो टेक्नोलॉजी थे, उनका यूजेस किए, तो वही लोग इसका सिर्फ लाभ ले पाए। छोटे किसानों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो पंप सेट खरीदते, नलकूप लगवाते या ट्रैक्टर का खरीद करके उसका यूज़ करते, तो वो लोग के पास उतना वो लोग इसका यूज़ नहीं कर पाया। तो हरित क्रांति क्या था, सीमित ही रह गया सिर्फ अमीर लोगों तक ही, ठीक है। चौथा क्या है, खेतीहर श्रमिकों को कठिनाई। बड़े बड़े फॉर्मों में नवीन तकनीकी प्रयोग के कारण मानवीय श्रम की आवश्यकता पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप खेतीहर मजदूरों में बेरोजगारी बढ़ी है, जिससे उनको कठिनाई होने लगी है, ठीक है। तो जब जो मजदूर फॉर्मों पे काम करते थे वहाँ पे क्या हुआ, मशीनों का यूज़ किया जाने लगा, ठीक है। तो मानवीय श्रम क्या हो गया कि लोगों का जो ज़रूरत था वो कम पड़ने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या था, जो खेतीहर मजदूर थे वो लोग बेरोज़गार हो गए और उनको कठिनाई होने लगी, क्योंकि उनको जो आमदनी मिलती थी, आय मिलती थी, वो बंद हो गई। तो उनको जीवन निर्वाह करने में क्या हुआ, कठिनाई होने लगी, है ना। पांचवा क्या है, कृषि उत्पादन की वार्षिक दर। हरित क्रांति के फलस्वरूप यह आशा की गई थी कि कृषि उत्पादन की वार्षिक दर में वृद्धि होगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। आधुनिक तकनीकों के प्रयोग में बाधा। अधिकांश भारतीय कृषकों के पास छोटी छोटी जोतें हैं, अतः वे आधुनिक साधनों को अपनी खेती पर काम में नहीं ला सकते हैं, ठीक है।
तो जैसे कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, भाई भाई में आपस में बंटवारा हो रहा है ज़मीनों का, तो ज़मीन का बंटवारा होने के कारण क्या हो रहा है कि जो जो खेत है उनका आकार क्या हो रहा है, छोटा होते जा रहा है। अब छोटा खेत में ट्रैक्टर वगैरह का यूज़ करना मतलब उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि उसको घूमने के लिए स्पेस चाहिए ट्रैक्टर को, है ना। तो जो आधुनिक मशीनें थी, अब छोटा सा खेत के लिए वो पंप सेट तो नहीं लगवाएगा किसान, ठीक है। बड़ा खेती करेगा तो वो पंप सेट लगवा सकता है, लेकिन छोटा के लिए तो वो अफोर्ड नहीं ना करेगा उसको, क्योंकि वो तो वेस्टेज टाइप से ही होगा, उसका ज़्यादा यूजेस नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये सारे जो आधुनिक चीज़ें थी उनका यूज़ क्या हुआ, किसान नहीं कर पाया, ठीक है। सिंचाई की अनिश्चितता, हरित क्रांति पानी की पूर्ति निश्चित नहीं कर सकी, जबकि खेती के लिए सिंचाई की व्यवस्था समय पर होना परम आवश्यक है, ठीक है। तो हरित क्रांति में जो है सिंचाई पर उतना ध्यान नहीं दिया गया, और क्या हुआ कि जो पानी की पूर्ति थी वो सभी राज्यों में नहीं हो पाई, जिस कारण सिंचाई की व्यवस्था समय पर ना होने के कारण फसल नष्ट होने लगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, उसका एक माइनस पॉइंट हो गया, ठीक है। अतः निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि हरित क्रांति कृषि उत्पादन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बड़ी क्रांति थी, परंतु उचित प्रकार से लागू ना कर पाने के कारण इसका क्या है, असर सीमित रहा, ठीक है। तो हम लोग का जो हरित क्रांति का टॉपिक था वो यहीं तक था। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।